हाय दोस्तों, आज अपन बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चित मुद्दा है। और इस मुद्दे पे बात करना इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि हम सब मध्यम किसान वर्गीय फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए किसानों के हितों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इस मुद्दे पे बात करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम इस मुद्दे पे केवल और केवल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करेंगे, ना कि इसमें कोई राजनीतिक या फिर कोई आर्थिक एंगल कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसान आंदोलन का मुद्दा बहुत ही ज्यादा एमएसपी के मुद्दे से रिलेट हो सकता है, क्योंकि एमएसपी ही एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से किसान अपने हितों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो एमएसपी का जो मुद्दा है वो काफी पुराना मुद्दा है, क्योंकि देश के अंदर जब 67-67 के अंदर हरित क्रांति चली थी, उस समय ही एमएसपी का मुद्दा लागू हुआ था। तो उससे पहले अगर अपन बात करें तो आजादी के बाद में भी भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं था। खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं होने की वजह से हमें अमेरिका के बहुत सारे प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ा और अमेरिका की बहुत सारी शर्तों को भी मानना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ही हमारी खाद्य आपूर्ति को पूरा करता था। तो उसके बाद में जब नेहरू जी की मृत्यु के बाद में 65-67 में जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने सबसे बड़े एजेंडे के रूप में हरित क्रांति को लागू किया। और उन्होंने ये इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि हमारे देश में सबसे पहली अगर आवश्यकता है तो हमें खाद्य आपूर्ति के अंदर आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे देश में उतना खाद्यान्न अवेलेबल होना चाहिए जितना कि यहाँ के हर एक नागरिक की उधर पूर्ति हो सके। तो इस मुद्दे को लेके उन्होंने एक स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग नाम के जो दो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने हरित क्रांति चलाई थी पूरे इंडिया के अंदर। और हरित क्रांति का लगभग 80 से 90% प्रभाव जो पड़ा वो पंजाब और हरियाणा के ऊपर पड़ा, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई के लिए नहरों में पानी बहुत ज्यादा अवेलेबल था। और यहाँ पर पेस्टिसाइड वगैरह या फिर इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे उर्वरक वगैरह यूज करके खाद्य आपूर्ति के अंदर इंडिया को आगे लाने के लिए बहुत अच्छा सहयोग दिया। और इसके अंदर हरित क्रांति में जैसे जैसे 5-10 साल बाद में जब हरित क्रांति के अंदर हरित क्रांति हमारी सफल हुई और भारत अपने खाद्य आपूर्ति में आत्मनिर्भर हो गया, तो इस खाद्य आपूर्ति के अंदर आत्मनिर्भर होने की एक प्रोसेस के अंदर एमएसपी का जो मुद्दा लागू हुआ था उस पर अपन बात करते हैं। एमएसपी शुरू में, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं, ये शुरू में कोई किसानों को सहयोग देने के लिए नहीं लागू किया गया था। ठीक है, ये एमएसपी का मुद्दा शुरुआत में किसानों को प्रमोट करने के लिए लागू किया गया था कि भाई कैसे भी करके किसान ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न की आपूर्ति करें, जिससे कि लोगों को खाने के लिए अनाज उपलब्ध हो सके। क्योंकि पहले किसान क्या करते थे कि वाणिज्यिक फसलों पर ज्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि उनको उससे आर्थिक आय भी ज्यादा होती थी। क्योंकि वाणिज्यिक फसलों के अंदर अगर अपन देखें तो गन्ने का उत्पादन करते थे, अपने कपास का उत्पादन करते थे, जीरे का उत्पादन करते थे। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने यह चाहा कि कैसे भी करके किसान खाद्यान्न की आपूर्ति करें, जिसकी वजह से देश की खाद्य सुरक्षा पूरी हो सके। इसलिए उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो टर्म्स थी वो लागू की थी। उसमें सबसे पहले उन्होंने ये किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत उन्होंने किसानों को एक प्रलोभन भी एक तरह से दिया कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न की उत्पादन करेंगे तो हम आपको ये गारंटी देते हैं कि हम इस प्राइस के अंदर आपका खाद्यान्न, आपकी जो फसल है उसको हम लेंगे। तो ये किसानों को क्या है कि मोटिवेट करने के लिए एक लाई गई टर्म्स थी, लेकिन उसको बाद में धीरे धीरे इसको परमानेंट कर दिया गया और किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू कर दी गई। लेकिन 2003-4 के अंदर एक नया आयोग बना जिसे स्वामीनाथन आयोग भी बोलते हैं। उसने भी किसानों को लेकर बहुत सारी नई रिकमेंडेशन दी थी। हालांकि वो अभी तक लागू नहीं हुई है और उनका लागू होना भी मेरे हिसाब से कभी भी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लागू होने के बाद में सरकार के ऊपर इतना सारा दबाव आ जाएगा कि सरकार सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले अपन इसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि अभी जो कृषि विधेयक है वो उनमें क्या कहा गया है और क्या कुछ होने की संभावना है। अगर वो गलत है तो किस तरीके से गलत है, और अगर वो सही है तो किस तरीके से सही है। हम किसी भी मुद्दे को गलत या सही केवल और केवल अपने निजी व्यक्तित्व के हिसाब से नहीं बता सकते। इसके अंदर अपन फैक्ट भी डालेंगे और इसके अंदर अपन बात करेंगे कि कॉन्क्रीट मुद्दे जो है उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर इसके पक्ष में तर्क दूं
तो हाँ, ये किसानों को इसके विरोध में प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे कृषि के सेक्टर को बहुत सारे वाणिज्यिक सेक्टर में तब्दील करने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि इस मुद्दे से आने वाले समय में किसानों को फायदा होने की गुंजाइश है, लेकिन अभी इस मुद्दे को लागू करना किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं इस बात को ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो कृषि विधेयकों के अंदर जो अलग अलग तरह की जो बातें की जा रही हैं, वो उनके अंदर ये किसानों की भलाई के लिए ही जो चीजें की जा रही हैं।